हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक आइडिया दे दिया था कि अगर मैं एरिल हैलाइड की बात करूं कि एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है या नहीं, तो मैंने कहा था आपको अगर मैं कंपेयरिंग करूं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की, तो एल्किल हैलाइड की कंपेयर में एरिल हैलाइड में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आता नहीं है इतनी आसानी से, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाती है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया था कि हेलोजन जो है वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है, दैट्स वाई कार्बन और हेलोजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। ठीक है, वैसे एक और मतलब अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो 3 से 4 रीजन दिए रहते हैं, लेकिन आरबीएससी ने केवल एक ही रीजन बताया है, तो आप एक ही रीजन पे ही फोकस करना। ठीक है, और जितने भी मैं अब रिएक्शन बताने वाला हूँ आपको, उसके जो डाटा हैं, जो टेम्परेचर है या जो भी डाटा है, वो सब आरबीएससी के अकॉर्डिंग देखो वेरी कर सकते हैं। डाटा टेम्परेचर जो होता है कहीं पे थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपनी अपनी बुक के हिसाब से ही लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो जाता है। तो मैं जो भी यहाँ पे डाटा लिख रहा हूँ वो आरबीएससी के अकॉर्डिंग लिखूंगा। ठीक है, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इतनी आसानी से आती नहीं है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा अगर वेरी कर दें, टेम्परेचर थोड़ा हाई कर दें, है ना, कि कंपेयर टू अगर एल्किल हैलाइड कम ताप पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा अगर हम हाई कर दें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ सकती है। ठीक है, किसमें? एरिल हैलाइडों में। जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन है कि जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, सो इसका भी होल ट्वाइस कर देंगे हम। मोल में काउंट करो या मॉलिक्यूल में काउंट करो, तो इसके 2 क्लोरोबेंजीन के जो मॉलिक्यूल है, क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में 475 केल्विन ताप पर, मैंने पहले कहा टेम्परेचर हाई रखना है। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। देखो Cl तो अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि जब भी ये निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज के रूप में ही निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सो ये तो अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, वैसे भी है क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिवली चार्ज के रूप में यहाँ से टूट करके जाएगा, तब भी ये न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करेगा। अब ये NH3 में क्या होगा, देखो NH3 में जो NH2 है, एक हाइड्रोजन जब यहाँ से रिलीज होगा H प्लस के रूप में, तो NH2 पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट्स वाई ये भी आपका जो यहाँ पर NH2 नेगेटिव है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इस न्यूक्लियोफाइल से ये वाला न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बहुत ईजी सी रिएक्शन है कि यहाँ से 2 Cl जब निकलते हैं, यहां से जब 2 Cl निकलते हैं, तो इस वाले Cu2 के साथ रिएक्ट करके ये बना देते हैं आपके Cu2Cl2 एंड प्लस, अभी देखो 2 NH3 है, एक NH3 से एक हाइड्रोजन निकला, न्यूक्लियोफाइल बना, तो दूसरे NH3 से दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। वो दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे? H2O बना देंगे, जल बना देंगे। फाइनली क्या बचा? बेंजीन रिंग पर ये वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा और ये बन जाएगा आपका एनिलीन। ठीक है, इजी रिएक्शन है। देखो यहाँ से 2 Cl गए Cu2 के साथ क्यूप्रस क्लोराइड, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। 2 NH3 से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O निकाल देंगे एंड फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनिलीन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं आपको कहूँ ये आपका क्या है, तो देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और ये भी क्या है? आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? हटा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? रिएक्शन वैसे तो एल्किल हैलाइड की कंपेयर में इतनी आसानी से आती नहीं है, जैसे एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वैसे नहीं हो पाती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर दें, जैसे यहाँ पर 275 केल्विन टेम्परेचर है, तो लगभग हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया हुआ, तब जाकर के ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हम और रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे NH3 की जगह हम ये कह सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्यूप्रस साइनाइड से करते हैं, हम किससे करते हैं? क्यूप्रस साइनाइड से, CuCN से करते हैं, और ये रिएक्शन भी आपके 475 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। मैंने पहले कहा टेम्परेचर जो है
बुक्स में वेरी कर सकता है, थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे हो सकता है किसी बुक में, ये अकॉर्डिंग टू आरबीएसई चल रहा हूँ, मैंने आपको पहले कहा। अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये वाले Cu2 इस Cl के साथ रिएक्ट करके क्या निकाल देते हैं, Cu2 Cl2 निकाल देते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड निकाल देते हैं। फाइनली यहाँ से जो साइनाइड बचते हैं दो, ये दोनों के दोनों यहाँ अटैक कर जाते हैं। देखो सीधी सीधी सी बात है, क्यूप्रस साइनाइड है तो साइनाइड में Cn पर तो आपका नेगेटिव चार्ज होगा और कॉपर पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दो Cu पर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो दो Cl नेगेटिव उनके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, Cu2 Cl2 रिमूव हो जाएगा और ये Cn यहां जुड़ जाएगा। तो ये बन गया आपका दो मॉलिक्यूल साइनोबेंजीन के। सो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ, देखो साइनाइड में कार्बन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, तो ये भी अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है और ये तो न्यूक्लियोफाइल है, तो एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट किया गया है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और ये भी रिएक्शन जो होती है 475 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, इसी प्रकार एक और रिएक्शन बताता हूं जो हाई टेम्परेचर पर होती है। सो देखो कुछ ना कुछ तो फैक्टर चाहिए, अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो फैक्टर तो चाहिए। अब पहला फैक्टर तो टेम्परेचर है, सो आगे वाला देखते हैं। देखो NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं सो ये रिएक्शन हाई प्रेशर और लगभग 625 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। एक तो इसको हाई प्रेशर चाहिए और एक टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, 625 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ। अभी यहां से क्या होगा, OH जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, यहां से Cl नेगेटिव निकलेगा, Na पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव क्या निकाल देगा, NaCl, और ये OH जो है यहां रिएक्ट करके क्या बना देगा, फिनॉल। हालांकि इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग सी होती है, ठीक है, अलग कैसी होती है वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसके बारे में ना मैं आपको फिनॉल में बताऊंगा। ठीक है, सेम यही रिएक्शन आएगी जब मैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बता रहा हूँ हेलोबेंजीन से, तो वहां पे मैं इस रिएक्शन को अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, फाइनल अभी तो आप बस इस हिसाब से सोच लो कि यहाँ से NaCl निकल गया, यहाँ से OH नेगेटिव ने अटैक किया। ठीक है, थोड़ा इजी वे से मैंने आपको समझा दिया, हालांकि मैकेनिज्म कैसी होती है इसकी वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक फिनॉल बन गया, देखो ये भी न्यूक्लियोफाइल है अपने आप में, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या किया, विस्थापित कर दिया, इसलिए इसको हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा है, और ये भी आपके हाई टेम्परेचर पर हुआ। तो मैंने क्या कहा था, एल्किल हैलाइड की कंपेयर में एरिल हैलाइडों में जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं तो उसके लिए कुछ फैक्टर होने जरूरी हैं, जिसमें से पहला फैक्टर था आपका टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। एक और फैक्टर है कि अगर हम इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दें, क्या इंक्रीज करनी है हमें, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करनी है हमें इसकी। भाई न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर, जब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक हो जाए, नेचर की हो जाएगी, यानी कि यहां बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर हम कर दें तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहां अटैक कर सकता है। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है बेंजीन रिंग पर, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमें क्या करनी है, डिक्रीज करनी है। समझ में आ रही बात, मैंने क्या कहा था, पहला फैक्टर तो ये है कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करवा दो, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ये आपस में क्या होने लग जाएंगे, सब्स्टिट्यूट होना शुरू हो जाएंगे। एक और रीजन है कि अगर हमें बेंजीन वलय पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है तो बेंजीन वलय पर जो ग्रुप जुड़ा उससे मतलब को छोड़ करके हमें यह देखना है कि इस बेंजीन पर हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी कितनी ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएंगे उतनी जल्दी यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने का मतलब है हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करनी है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हम कम कैसे करेंगे, भाई हाथों से थोड़ी ना निकाल सकते हैं, तो हम कोई ऐसा ग्रुप यहाँ जोड़ देंगे जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, अट्रैक्ट करता हो। यानी कि मैं बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जोड़ना है। ऐसा ग्रुप हम ऐड करेंगे बेंजीन रिंग पर जो क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, अट्रैक्ट करता हो अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ बेंजीन रिंग पर क्या कर देता हो, कम कर देता हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देता हो।
तो ऐसा ग्रुप हमें जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हमने जोड़ना है, जैसे कि NO2 अपने आप में क्या है, -I इफेक्ट भी शो करता है, -R इफेक्ट भी शो करता है, और -R और -I इफेक्ट शो करने का मतलब है वो पाई बॉन्ड को अपनी ओर एक्सेप्ट करेंगे, मतलब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। तो बस ऐसा ही ग्रुप हमें चाहिए जो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। तो ऐसा ग्रुप हम NO2 यहाँ जोड़ सकते हैं। सो NO2 SO3H कोई सा भी ग्रुप जो आपका -R इफेक्ट शो करता हूं, ठीक है, ऐसा कोई सा भी ग्रुप आप लोग यहाँ पे लगा लो, तो वो आपका क्या करेगा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इजी कर देगा बेंजीन रिंग के लिए। ठीक है, अभी देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये जो रिएक्शन है ये आपकी सब RBSc की बुक में है, सो मैं उसी के बेस पे बता रहा हूँ। देखो ये OH नेगेटिव जो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करने वाला है, ठीक है, एक्वस NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये रिएक्शन हम हाई टेम्परेचर पर कर रहे हैं। अगर हम क्लोरोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं एक्वस NaHCO3 और हाई टेम्परेचर पर, तब भी ये रिएक्शन पूरी नहीं होती है, ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, इजी वे है। पहली बात मैंने क्या बताई, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं किसका, क्लोरोबेंजीन का, जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और हाई टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम इस प्रकार से कंसिडर करवाएं कि ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है इस पर हम एक NO2 ग्रुप जोड़ दें, एक NO2 ग्रुप हम जोड़ दें, और अब इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएं यहां पर, तो मैंने क्या कहा था, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ऐसा आप गोला लगा करके यहां पर लिख देना इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यहां ऊपर लिख देना, भले क्या लिख देना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, सो जैसे हमने NO2 ग्रुप जोड़ा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गए, यानी कि हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेहिता बढ़ चुकी है इसकी, हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ चुकी है ड्यू टू NO2 ग्रुप। दैट्स व्हाई यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाता है। सेम कंडीशन रहेगी जलीय NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, और जो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर नहीं हो पा रही थी वो लगभग 400 केल्विन टेम्परेचर पर संपन्न हो जाती है, और यहां पर आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है एज अ प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। सो इस चीज से आप क्या समझे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी कोई रिएक्शन ऐसी है जो नहीं हो पा रही है, जो संपन्न नहीं हो पा रही है, उसके लिए हमारे पास एक और चीज है, फैक्टर है जिससे हम रिएक्शन को कंप्लीट करवा सकते हैं। वो है आप बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल ग्रुप जोड़ दो जो क्या करता हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर देता हो बेंजीन रिंग की, और रिंग की अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर देगा तो आराम से न्यूक्लियोफाइल यहां पर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, और दूसरे वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, हटा देगा। समझ में आ रही बात? सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। क्या बता रहा था मैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब अगर आप जोड़ रहे हो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब यही तो बनता है, यहां पर क्या होने वाला, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, और अटैक करेगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये वाला Cl ग्रुप क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप होता है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसको मैं एक अच्छे से आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो इस चीज को बड़े अच्छे से समझना, मैं एक चीज समझा रहा हूं, मैं आपको ना ऐसे कार्बोनिल ग्रुप से समझा देता हूं, इससे समझना आपके लिए इजी होगा, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन कोई भी समूह होता है। देखो यहां पर क्या होता है, इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। सपोज करो यहां पर ना एक Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है या CH3 है, चलो CH3 मान लो, एस्टिल क्लोराइड है, ठीक है।
अभी क्या है कि अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करना चाह रहा है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, इस चीज को बड़े अच्छे से समझना कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा। देखो आपको पता है कार्बन जो है वो कार्बन जो है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट कर सकता है, ये वाला पाई बॉन्ड जो है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हो, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये दोनों का इक्वली शेयरिंग है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ जा सकता है ऑक्सीजन पर। क्यों जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ठीक है। वैसे तो ये पोलर नेचर का होता है ये पहले ही बॉन्ड, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा बॉन्ड जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, मैंने क्या कहा, देखो कार्बन और ऑक्सीजन की कंपेयर में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है कार्बन से। सो ये इलेक्ट्रो जो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड है ये पोलर नेचर का हो जाएगा पाई बॉन्ड। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा सो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ नीचे देखो इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ Cl जुड़ा हुआ, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। देखो ये आपके ना टेट्राहेड्रल आपका इंटरमीडिएट बन गया, चतुष्फलकीय इंटरमीडिएट बन गया। इस चीज को मैं क्यों समझा रहा हूं, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो अब क्या होता है, देखो इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ आप कोई H+ बोले तो इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, या एक और कंडीशन है, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते हो तब तो यहां पर OH ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल तब जुड़ेगा यहां पर जब ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां बना रहेगा, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर बना रहेगा। और ये तब तक बना रहता है जब तक यहां पर जो ये ग्रुप थे जुड़े हुए पहले से CH3Cl, इनमें से कोई लिविंग ग्रुप अच्छा ना हो। लिविंग ग्रुप मतलब जो छोड़ के जाने वाला है। जो लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होता है उस समय रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है कि ये जो OH, ये जो O नेगेटिव है, ये नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करता है और डोनेट करके इस Cl को यहां से बाहर निकाल देता है। अगर आपके पास लिविंग ग्रुप अच्छा है तो बस कुछ नहीं होगा, ये रिएक्शन आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं हुआ। ध्यान देना इस चीज को, ये रिएक्शन आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्यों, क्योंकि यहां पर Cl ना एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। Cl अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और अच्छे लिविंग ग्रुप वो होते हैं जिनके अम्ल ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर H+ रिलीज हो गया उसके बाद जो उनका क्षार बचता है वो आपका गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं, गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये Cl ना अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है। कौन है, HCl, ठीक है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से देखना। अगर मैं इस रिएक्शन को इस प्रकार से करवाता, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं इस Cl की जगह यहां हाइड्रोजन रखता तो ये रिएक्शन कभी भी ऐसी नहीं होती, क्योंकि न तो हाइड्रोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है न ही CH3 अच्छा लिविंग ग्रुप है। समझ में आ रही बात, ये दोनों अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है। तो इस समय जो रिएक्शन होती, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर चुका था, हाइड्रोजन अपनी पोजीशन पर बना रहता और रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती कि ये इलेक्ट्रोफाइल या ये H+ आयन जो भी आप लेना चाहते हो ये यहां ऐड हो जाता। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी कि कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होती है, जब न्यूक्लियोफाइल जो पहले से बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो, जल्दी बेंजीन रिंग को या किसी भी आधार भाग को जल्दी छोड़ने वाला ग्रुप हो, तब जाकर के वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर जब OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को, करेगा कि नहीं करेगा। तो जब ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो इंक्रीज हुई थी वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी हो जाएगी। जो NO2 की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो न्यूक्लियोफाइल की वजह से पूरी हो जाएगी। उसके बाद Cl का काम खत्म हो गया क्योंकि Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो ये Cl आराम से हट सकता है, एज लाइक जैसे मैंने आपको कार्बोनाइल ग्रुप में समझाया थी ये बातें, ठीक है। यहां समझाना आसान था इसलिए मैंने इस चीज को यहां पर समझा दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो मैंने क्या समझा आपको। मैंने ये समझाया है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या नाभिक स्नेही योगात्मक, देखो सेकंड वाली रिएक्शन जो मैंने बताई थी जहां पर मैंने Cl की जगह हाइड्रोजन लगाया था वो एडिशन रिएक्शन थी, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन और CH3 में से कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं था। जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वही आपका आधार भाग को छोड़ करके जाता है। तो Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, अब Cl लिविंग ग्रुप अच्छा है इसलिए Cl छोड़ करके जा रहा है और OH यहां अटैक कर जा रहा है।
यही बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो सब्स्टिट्यूशन की एक कंडीशन ये नहीं कि न्यूक्लियोफाइल ही अच्छा होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन ये है कि जो छोड़ करके जा रहा है आधार भाग को, वो लिविंग ग्रुप भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, दैट्स वाई ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करवानी पड़ी NO2 के कारण, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन नहीं हो रही थी। तो थोड़ा सा मैंने आपको डीप लेकर के गया हूं इस चीज को, आप लोग उसको देख लेना अच्छे से। अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं NO2 ग्रुप की जगह एक और NO2 ग्रुप लगा दूं यहां पर, इसी रिएक्शन में बता देता हूं, ठीक है। तो जैसे मैं एक और NO2 ग्रुप लगा दूंगा, यही वाली रिएक्शन जो आपकी 400 केल्विन पर हो रही थी, ये 370 केल्विन पर हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो मैंने क्या कहा, देखो मैंने यही तो कहा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जुड़ेगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करेगा, और जितनी ज्यादा इंक्रीज करेगा बेंजीन इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना ही इजी हो जाएगा। तो इस समय 400 की जगह 370 पर ही ये रिएक्शन हो जाती है। और अगर मैं एक और NO2 ग्रुप जोड़ दूं यहां पर, इस चीज को बड़े अच्छे से ध्यान रखना, अगर मैं एक और NO2 ग्रुप यहां पर जोड़ दूं तो यही रिएक्शन आपकी अब कितने केल्विन पर हो जाएगी, 300 केल्विन पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो बना है आपका यहां पर, ये वाला कंपाउंड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है इसका नाम, इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। एकमात्र ऐसा अम्ल जिसके नाम पर अम्ल तो लिखा गया है लेकिन वहां पर कोई भी एसिडिक ग्रुप मौजूद नहीं है, COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद नहीं है। देखो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एसिड किसको लिखते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, समझ में आ रही बात? वो एसिड किसके लिए लिख रहे हैं, बेंजोइक एसिड किसके लिए लिख रहे हैं, जिनमें COH ग्रुप रहता है। लेकिन ये ऐसा एसिडिक ग्रुप है, ऐसा एसिडिक यौगिक है जिसमें नाम एसिड लिखा हुआ है लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर नहीं है, OH ग्रुप है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड इतना वीक हो चुका है कि ये आसानी से इस कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन के तरह क्या कर सकता है, H+ दे सकता है। समझ में आ रही बात? और इसका रीजन क्या है, ये तीन नाइट्रो ग्रुप जो कि आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जुड़ने के कारण फिनॉल की एसिडिक करैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए इसका नाम पिक्रिक एसिड पड़ा है, एसिड। समझ में आ रही बात? एसिड नाम जनरली किसके लिए लिखते हैं, जिनमें COH ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन इसमें COH ग्रुप नहीं है, फिर भी इसको एसिड लिखा है क्योंकि इसका H+ और इसका H+ इक्वल हो चुके हैं। रीजन क्या है, इन NO2 ग्रुप के कारण, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर हमें रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है, तो अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको नाभिक स्नेह रिएक्शन समझा दी है। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए, आपकी RBSc की बुक में भी है, आप इसको देखना। एक तो लिखा है एल्किल हैलाइड RS, ठीक है, एक लिखा है एरिल हैलाइड, ठीक है, और एक लिखा होगा C6H5 और CH2 ग्रुप जोड़ करके X जोड़ दिया है। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे जल्दी और सबसे इजीली नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन किसमें आएगा। मैं आपको रैंक 1 2 3 मैंने नंबर दे दिया है, तो आप इनको रैंक दो, ठीक है। घटता हुआ क्रम लिखो, बढ़ता हुआ क्रम, उससे फर्क नहीं पड़ता। इनमें सबसे ज्यादा फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं, थर्ड में सबसे ज्यादा आएगा, फिर आएगा आपका फर्स्ट में, फिर आएगा आपका सेकंड में। देखो ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि एरिल हैलाइड की कंपेयर में एल्किल हैलाइड में ज्यादा फास्ट आती है। उसका रीजन मैंने बताया था कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो सर इसमें सबसे ज्यादा क्यों आती है, तो आप खुद देख लो ना, जब यहां से X ग्रुप जाएगा, मतलब जब यहां से X ग्रुप निकलेगा तो CH2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब रिजोनेंस आ रहा है ना। तो इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनने के कारण किसकी, जब यहां से X ग्रुप लीव करेगा, लीव करने के बाद जो कार्बोकैटायन यहां पर इंटरमीडिएट बनता है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है वो कितना स्टेबल है, रिएक्शन उस बात पर भी निर्भर करती है। ये चीज मैंने आपको SN1 SN2 में समझा दी थी, जब मैंने बताया था जब X ग्रुप निकलता है तो 3 CH3 ग्रुप कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहे हैं, इसलिए वहां पर SN1 रिएक्शन आ रही है। तो यहां पर भी आपका क्या होगा, यहां पर आपकी SN1 भी आ सकती है, SN2 भी आ सकती है, दोनों आ सकती है, ठीक है।
अब यहाँ पर दोनों रिएक्शन आ सकती है, SN1 भी आ सकती है, SN2 भी आ सकती है। हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि इसकी कंपेयर में इसमें ज्यादा क्यों आएगी। देखो इसमें ज्यादा इसलिए आएगी क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन बना है और इसका जो कार्बोकैटायन है, देखो एक चीज देखो, अगर मैं आपका 3 डिग्री कार्बन भी ले लूं और उस पर मैं हेलोजन ग्रुप जोड़ दूं, तो जब यहां से हेलोजन ग्रुप लीव करेगा तो यहां पर भी कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पर भी कार्बोकैटायन बना है। यहां पर एक तो था आपका प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा था हाइपर कंजुगेशन। अतिसंयुग्मन 11th क्लास में अच्छे से समझाया क्या होता है, तो उस चीज को छोड़ो, अभी मैं वो नहीं समझा रहा हूं कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। देखो हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट है, दोनों चीज यहां पर है, लेकिन यहां पर क्या आपका रिजोनेंस है, तो रिजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, मैंने पहले कहा था। फिर हाइपर कंजुगेशन की वरीयता होती है, फिर आपकी किसकी होती है, प्लस आई की। तो ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट यहां पर क्या होगा, अनुनाद संरचना इसकी बहुत ज्यादा बन जाती है, इसीलिए इसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। दैट्स वाई ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्रम होगा वो 3-1-2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके कार्बोकैटायन की ना रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना करके दे देता हूं आपको, ठीक है। वैसे तो आप बना ही लोगे, इतना तो मैंने सिखा दिया। अब मैंने आपको बता दिया ना 3-2-1, 3-1-2, सॉरी यही लिखा था ना मैंने, 3-1-2 लिखा था ना, हाँ यही लिखा होगा। इसकी सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट आएगी, फिर इसकी आएगी और फिर इसकी आएगी, ठीक है। चलो यहां प्लस आई इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, यहां आपका आर इफेक्ट है, रिजोनेंस इफेक्ट है। दैट्स वाई इसका जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे होगा, देखो ये देखो आप लोग, ये है आपका CH2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था अगर पाई बंध के एकांतरण में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पाई बॉन्ड को अपनी ओर क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है या अट्रैक्ट कर लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, माइनस आर इफेक्ट कहते हैं। तो ये आपका माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ये CH2 ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। यहां पर आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये नेगेटिव चार्ज आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां चले जाएगा। क्या होगा, पैरा पोजीशन पर आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली आपको अच्छे से पता है ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहां बना दो इसकी स्ट्रक्चर। अब आप इसकी रिजोनेंस हाइब्रिड भी बना ही सकते हो, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मुझे तो आपको समझाना था कि ये वाला ग्रुप ज्यादा फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देगा, क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है। किसके कारण स्टेबल है, किसके कारण स्टेबल है, रिजोनेंस के कारण स्टेबल है, ठीक है। ये प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन के कारण स्टेबल है, जबकि इसमें तो मैंने आपको पहले ही कंडीशन बता दी है कि ना तो इसका कार्बोधनायन स्टेबल हो पाता क्योंकि फेनिल कार्बोधनायन बनता है, और क्योंकि एक और डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें होता है कार्बन और हेलोजन के बीच। दैट्स वाई, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ये पोर्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपका एरिल हैलाइड भी कंप्लीट हो चुका है।